नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है, लेकिन इस बीच जो अल्पसंख्यकों पर, खासतौर पर जहां हिंदुओं पर जो कट्टरपंथियों के हमले हैं वो अभी तक रुके नहीं हैं। वो हमले लगातार जारी हैं, लूटपाट, आगजनी, हत्या तक की जा रही है। तो जो बड़ी चिंता की बात है, भारत की नजर है। इसके बाद आज की खास चर्चा करेंगे कि वक्फ बोर्ड में जो पारदर्शिता लाने की पहल सरकार कर रही है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और फिर जो लोग, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उस विरोध के पीछे का मकसद क्या है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सूफी काउंसिल है जिसने ऐसे सुधार का स्वागत किया है। तो इस पर बात करेंगे कि आखिर इसका क्या इतिहास रहा है, सुधार की जरूरत क्यों पड़ी, और जो विरोध कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है। इसके बाद फिर बात करेंगे कि ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में एक बुरी खबर भारत के लिए कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय पहलवान जो विनेश फोगाट हैं उनको 50 किलोग्राम के वर्ग में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। करीब 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा हो गया था, इसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन आगे अब विकल्प क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले पर बात की और बात करके विकल्प तलाशने की बात कही है। तो इन सभी मुद्दों पर होंगे बात, और साथ में होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। अधिक वजन के कारण महिला कुश्ती की 50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित। खेल मंत्री मनसुख मांडविया अब से कुछ देर में लोकसभा में देंगे जवाब। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर लौटी स्वदेश। दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत के लिए प्रशंसकों का लगा जमावड़ा। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए मनु भाकर ने 2 मेडल जीते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का देंगी जवाब। तो वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक को पारित कराने पर चर्चा। लोकसभा सांसदों को मिली वक्फ संशोधन बिल की प्रति। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दी है चुनौती। बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ। खालिदा जिया समेत कई विपक्षी नेता रिहा। वहीं भारत अपने राजनयिकों के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड के लिए रवाना। न्यूजीलैंड में गवर्नर और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। वेलिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी करेंगी संबोधित। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जो उथल पुथल है उसके बीच अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है, लेकिन वहां पर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हमले अभी तक रुके नहीं हैं, जो चिंता की बात है। तो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है और कट्टरपंथियों का हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। हिंसा में हमले, लूटपाट, आगजनी के साथ ही सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। नृशंस हत्या की जा रही है। इस बीच सेना ने अंतरिम सरकार का गठन कर दिया है और कमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथ में दिया गया है। राष्ट्रपति ने बैठक करके अंतरिम सरकार के गठन का निर्णय लिया। छात्रों और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक किया राष्ट्रपति ने। छात्रों और सैन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति ने बैठक की थी और उसके बाद यह फैसला लिया। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम सरकार को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सम्मान की सलाह दी है कि अंतरिम सरकार लोकतंत्र को माने। सरकार के गठन से पहले खालिदा जिया समेत कई विपक्षी नेता रिहा। बीएनपी की नेता खालिदा जिया। और इधर भारत अपने राजनयिकों के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में है।
ढाका में भारतीय उच्चायोग कार्यरत है। भारतीय राजनयिक और अधिकारी मौजूद हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने हेल्पलाइन भी जारी की। हम आपको नंबर भी बता देते हैं, हेल्पलाइन नंबर कौन कौन सा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं। अगर किसी भी तरह की कोई जरूरत हो, कोई आपात स्थिति हो, तो ये जो 3 हेल्पलाइन नंबर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। और इन सबके बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो 2 कारणों से चिंतनीय है। अगर बांग्लादेश में ऐसी ही स्थिति रही तो वहां से लोग विस्थापित होकर भारत आएंगे, लेकिन हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। और उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादियों को शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश में हटाया गया था, तो दोबारा बांग्लादेश उत्तर पूर्व के उग्रवादियों की घाटी ना बन जाए। मुझे विश्वास है कि जो भी नई सरकार बनेगी, भारत सरकार उनके साथ बातचीत करेगी। बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है 2 एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। और वहीं कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई का कहना है कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश की स्थिति पर विपक्षी दलों को लगातार अपडेट करना चाहिए। विदेश मंत्रालय निरंतर विरोधी दलों के नेताओं के साथ संपर्क में रहे। क्या क्या कदम भारत सरकार उठा रही है वो हमें अवगत कराते रहे। गौरव गोगोई जो बात कर रहे हैं वो सरकार ऑलरेडी कर रही है, क्योंकि सरकार लगातार बैठक करके जानकारी दे रही है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, सीधे मैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2 बातें कही उस पर आपसे बात करना चाहूंगा कि भारत की चिंता के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो सीमा पर जो जाहिर सी बात है कि शरणार्थियों का दबाव बढ़ेगा, और दूसरी बात उन्होंने एक और अहम बात कही कि पूर्वोत्तर के बहुत कुछ ऐसे आतंकवादी थे जिस पर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार ने कड़ा एक्शन लिया था। तो अब नई सरकार भी उन पर इसी तरह से कार्रवाई करे, उनको छूट ना दे, उनको वहां से गतिविधियां ना चलाने दे। ये भारत की चिंता की बात है। प्रसेनजीत, क्या होता हुआ अभी फिलहाल बांग्लादेश से दिख रहा है आपको, क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए लालचंद, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कुछ भी कहा मैं उसमें आ रहा हूं, लेकिन 2-3 बातें मैं कह दूं जरूर कि तस्लीमा नासरीन जो बांग्लादेशी राइटर इन एग्जाइल है, उन्होंने कल एक आशंका जताया है कि जिस तरह से जिस क्रूएल्टी के साथ, जिस भयंकर क्रूएल्टी के साथ वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अवामी लीग के हो, चाहे वो सूफी समाज के हो। ये बात सबसे बड़ी बात है कि सूफी समाज के मजार और बाकी लोगों को भी मारा जा रहा है। और जिस तरीके से मारा जा रहा है, जो फोटोग्राफ हमारे इसी मोबाइल पे, जिस मोबाइल के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस मोबाइल के अंदर 100 के तादाद पे जो फोटोग्राफ, वीडियो, ये सब कुछ है, वो देखकर आपका रूह कांप जाएगा। पूरा देश में लोगों का रूह कांप जाएगा। बिल्कुल कि अगर ये एक सरकार जी, क्या कहना चाहूंगा कि एक सरकार जो 15 साल से इनके हिसाब से तानाशाही सरकार हुआ करती थी, इनको गिराने के लिए, तो इसमें इस तरह से लोगों को मारने का क्या जरूरत था? और इस तरह से मारने का मतलब किसी को मार के ब्रिज के ऊपर से टांग दिया जा रहा है, किसी डेड बॉडी के ऊपर लोगों ने अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह से 100 से अधिक पुलिस स्टेशन पे आक्रमण करके कई सारे जो पुलिस में काम करने वाले लोग हैं उनको मारा गया है, इसका पीछे क्या कारण है? तो तस्लीमा नासरीन ने ये सब विभत्स और ये सब क्रूएल्टी को देखकर
उन्होंने बताया कि हम तो ये आईएसआईएस के बारे में सोचते थे कि ये सिर्फ आईएसआईएस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, तो हमारे देश में कौन लोग ये काम कर रहा है, ये सवाल उठाया है तस्लीमा नसरीन ने। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस देश को स्वाधीन बनाने के लिए जिनका आप कुछ माने या ना माने, हमारे देश में हम महात्मा बापू का बात करते रहते हैं, हमारे बीच में लड़ाई हो सकता है किंतु बापू बापू की जगह पे है जी। तो जिस तरह से सद्दाम हुसैन की तरह या अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह की तरह यहाँ पे मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां हैं उसको गिराया गया है, इसका क्या मतलब है, आगे जाके क्या होगा, क्या आपकी करेंसी के ऊपर जो नेशन फादर ऑफ द नेशन की फोटो है उसका क्या होगा। तीसरी बात, जो आपकी नेशनल एंथम लिखने वाले हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, उनका मूर्तियों को आपने तोड़ दिया है, पहुंचाया। तो क्या आप नेशनल एंथम बदलने वाले हैं? क्या आप कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को नकारने वाले हैं? मैं इसने बात इसीलिए कह रहा हूं कि जो इंटरिम सरकार की बात बताया जा रहा है, जो डॉक्टर यूनुस को चुना गया है, इन लोगों की तरफ से चाहे जो इस टॉक्स में शामिल है, किसी की तरफ से ये तानाशाही का, ये एनआरकी का कोई खंडन आया नहीं अभी तक। बिल्कुल, ये सबसे चिंता की बात है जी। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं हेमंत जी की बात पे आने की पहले कि जहां पे हमारे देश में एक चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होने पर अमेरिका या यूनाइटेड नेशन से कमेंट आ जाता है, ये सब कुछ जो वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ है, मुझे लगता नहीं सवाल कि उठा रहे हैं मेरे पास पहुंच गया है, ये बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, या अमेरिका पहुंचा नहीं, लेकिन उनकी तरफ से एक भी कंडेम की बात, खंडन की बात नहीं है। बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं आप। अब आता हूं मैं हेमंत जी की बात पर। सही कहा है अनूप चेतिया, बाकी सब लोग जितने सारे, चाहे वो मणिपुर की उग्रवादी संगठन हो या आसाम की उग्रवादी संगठन हो या बाकी जगह की उग्रवादी संगठन हो, इसका सबका जो हाइडआउट, ये हाइडआउट हुआ करता था वो बांग्लादेश में। सही बात, नॉर्थ बांग्लादेश में चिटागांग की तरफ पहाड़ों के अंदर, और बाद में ढाका में भी कुछ लोगों को शरण दिया गया था। और काफी सारे नेगोशिएशन के बाद इन सब लोगों को आइदर भारत की रिपाट्रिएशन किया गया और नहीं तो उन्होंने सरेंडर कर दिए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये जो आशंका जताया हेमंत जी ने, ये काफी जायज है। और आखिरी में मैं बता रहा हूं, जो पलायन करके यहाँ पे रिफ्यूजी जिस तरह से माइनॉरिटी को मारा जा रहा है, ये तो हो ही सकता है। प्रसेनजीता, एक बड़ा सवाल ये है कि वहां पर देखिए शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना से विरोध था, वैसे विरोध तो आरक्षण से था, उसके बाद कुछ मांगे थी, फिर एक मांग पर आ गई कि नहीं शेख हसीना को रिजाइन करना है। शेख हसीना ने इस्तीफा देकर शेख हसीना वहां से निकल गई। लेकिन अब ये सवाल है कि अब जब वहां पर सेना ने संभाल लिया, अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया, ये अल्पसंख्यकों पर, खास तौर पर हिंदुओं पर हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? इसके लिए तो सवाल उठता है कि सेना क्या कर रही है और वहां जो तथाकथित अंतरिम सरकार का गठन हुआ है वो क्या कर रही है? अब लालचा, देखिए ये समझना काफी जरूरी है। मेरे ख्याल से हमारी जो सरकार है, हमारी जो एजेंसियां है, वो ये नजर रखे हुए है। लेकिन जहां पे मुजीबर रहमान का जो मूर्ति तोड़ा जा रहा है, चारों तरफ सेना को दिखाई दे रहा है, मतलब सेना की पूरी तरह से उनकी मदद के साथ ही मुजीबर रहमान की, मैं मुजीबर रहमान को एक सिंबल के हिसाब से मान रहा हूं। किसी एक देश की, चाहे वो अमेरिका हो, तो वहां पे अब्राहम लिंकन एक सिंबल है, हमारे देश में महात्मा एक सिंबल है, और बांग्लादेश में बंगबंधु मुजीबर एक सिंबल हुआ करता था। तो पूरे सेना के लोग वहां पे खड़े खड़े देख रहे हैं और खड़े खड़े पूरी उनकी निगरानी में मुजीबर की जो मूर्ति है उसको तोड़ा जा रहा है। तो मतलब ये समझना भारत के लिए काफी जरूरी है कि ये अगर वहां के जो हिंदू है, जिसका सारे चीखे की आवाज मेरे वीडियो में है, मेरे मोबाइल पे है, वो दर्दनाक चीख आप सुन नहीं पाओगे कि रात को किस तरह से हमें बचाओ बोल के चीख परिवार की महिलाओं की, बेटियों की, ये वीडियो हमारे पास है। तो मतलब ये इनका कहना है कि जब हम किसी मदद के लिए किसी का नाम पुकार रहे हैं या स्थानीय थाने पे फोन कर रहा है या आर्मी को बता रहा है, तो उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। तो किस हिसाब से बांग्लादेश किस तरफ जाने के लिए
ये चौथी बार तीसरी बार इन लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग बोल रहा है 1947 के बाद, 1971 के बाद, अभी 2024 किससे आपको इंडिपेंडेंस मिलने की बात कह रहे हैं? शेख हसीना आपकी देश की है, आपने चुनकर उनकी सरकार को बनाए थे, आपने किसके साथ किस बारे में बात कर रहे हैं? और इस तरह से जो वहां पे 1.5 करोड़ के आसपास माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी को आप अगर रोक नहीं माने वहां पे सेव नहीं कर पाए तो पूरे दुनिया के सामने आपका क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगा? बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी के साथ आप आगे जाके देश को बनाएंगे? ये सारे सवाल है। अब तक लालचंद मैं एडिटोरियलाइज बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज अभी से करना जरूरी हो गया, क्योंकि जिस तरह से ये चीखे और पुकार हमारे कान पर गूंज रहे हैं, ये काफी खतरनाक है लालचंद। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है प्रसेनजीदा, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि एक मुख्यमंत्री को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर अदालत सजा देती है, जेल करती है, तो इसलिए आवाज कहां से उठती है? यूएनओ से आवाज उठती है, 7 समंदर पार से आवाज उठ जाती है। और जिन चीखों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो चीखें हृदय विदारक हैं, क्या वो चीखें इन लोगों को, इस पूरे सिस्टम को सुनाई नहीं पड़ती, जो छोटी छोटी बातों पर भी हंगामा खड़ा करते हैं और कई बार झूठा हंगामा भी खड़ा करते हैं? तो ये सवाल पूछना तो बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इस बीच में जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनकी स्थिति को लेकर के क्या कुछ खबरें आ रही हैं? भारतीय समुदाय जो वहां है, उनकी सुरक्षा को लेकर के अब क्या कोई स्थिति में सुधार की खबर मिल रही है प्रसेनजीदा? देखिए, सुधार की बात तो मैं नहीं कह रहा हूं। अभी ये जो 3:15 बजे आपसे बात कर रहा हूं, सुधार की कोई आशा की किरण हम देख नहीं पा रहा है, क्योंकि किसी की तरफ से कोई चेष्टा नहीं है, कोशिश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कल हमारे देश की विदेश मंत्री ने जो कुछ भी बताया कि उन्होंने प्रॉपर चैनल से, मैं जानता हूं कि हमारी देश की तरफ से हर तरह की दबाव दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो हिंदुओं की चीख है, ये जाएगा कहां? ये भारत छोड़ के इनको जाने का क्या है? अगर बांग्लादेश के लोगों की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे 52 मुसलमान देश है, 57 मुसलमान देश है, हम कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन ये जो चीख है, ये जो चीखने वाले लोग हैं, इनको हिंदुस्तान आने के अलावा कोई जगह नहीं है। हमारे पास जगह रहे या ना रहे, हम इनको शरण दे पाए। इसीलिए एक चीज मैं जोड़ता हूं, एक छोटी सी बात जोड़ता हूं प्रसेनजीदा, बनाए थे प्रसेनजीदा, एक छोटी सी बात जोड़ता हूं। ये चीखें ममता बनर्जी को सुनाई पड़ रही है कि नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सीएए का विरोध किया था उन्होंने, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि 21 जुलाई अपने मंच से जब ममता बनर्जी ने दरवाजा खटखटाने की बात की थी, तो वो दरवाजा इन लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। मैं ममता बनर्जी की बारे में थोड़ा सा अपना इमोशंस दिखा रहा हूं कि उनको ये समझ में नहीं आया था कि बांग्लादेश में ही है। 2001 में जिस तरह से वहां पे हिंदू निधन किया गया था, 1971 में वहां पे जिस तरह से हिंदू निधन किया गया था, बीच बीच में अगर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो वहां पे हिंदू निधन हो जाता है। तो ये ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया था कि ये कितने भयंकर हो सकता है। अब इसीलिए उन्होंने केंद्रीय सरकार के साथ सहयोग की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अगर ये 1.5 करोड़ लोग आने लगे हैं तो पहले ही वो बंगाल में आएंगे, जिनको शरण देना काफी मुश्किल है। और वो अगर एक आखिरी बात बता दूं, वो तृणमूल की वोटर शायद नहीं बनने जा रहा है, इसीलिए अभी ममता बनर्जी केंद्र की तरफ इशारा कर रही है। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम अंत में ही सही, अगर सही बात समझ में आ जाती है तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। लेकिन यह बात जरूर है कि वहां की स्थिति बहुत चिंताजनक है, जिसमें सभी को मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी और विश्लेषण के लिए। इसी के साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि जो वक्फ बोर्ड, उसमें सुधार है, उसमें संशोधन है, आज उसको लेकर के उसकी कॉपी भी वहां पर संसद में पकड़ा दी गई है सदस्यों को। तो अब ये तय माना जा रहा है कि हो सकता है जल्दी उसको लेकर कानून आएगा। लेकिन इस सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कुछ ऐसी स्थितियां थी और किस तरह से ज्यादातर इन सुधारों का स्वागत हो रहा है, भले ही कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के तहत विरोध करें? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल।
इसलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की जो पहल हो रही है, जो संशोधन लाए जा रहे हैं, वो कितने जरूरी हैं और उसकी जरूरत क्यों पड़ी। कुछ लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। तो इसी पर आज की खास चर्चा होगी। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की लंबी मांग के बीच केंद्र सरकार ने बोर्ड के अधिनियम में संशोधन की तैयारी की है। तो इस संशोधन की तैयारी है केंद्र सरकार की, केंद्र की मोदी सरकार की। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में ला सकती है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि 2 बिल लाए जा सकते हैं। इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। कई तरह की शिकायतें मिल रही थी वक्फ को लेकर के, तो अब बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। वक्फ कानून 1995 के बदले अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम होगा। और खास बात यह है कि अब मुस्लिम समुदाय में पसमानदा मुस्लिम, शिया, सुन्नी, आगा खानी, बोहरा का भी प्रतिनिधित्व होगा। आधी आबादी अब तक वक्फ बोर्ड की भूमिका में नहीं थी, अब महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबर के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हुई है। तो अब सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व होगा। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबर के बीच सियासी बयानबाजी भी इस बीच तेज हो गई है, लेकिन सूफी काउंसिल ने सरकार के संशोधन वाले कदम का स्वागत किया है। अजमेर के ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीं काउंसिल का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार खत्म होंगी इन संशोधनों के जरिए। सूफी काउंसिल का आरोप है कि वक्फ की संपत्ति का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक उसकी आमदनी का पैसा गरीबों पर खर्च होना चाहिए, जो फिलहाल हो नहीं रहा। 1995 में कांग्रेस सरकार ने इसे जमीन अधिग्रहण की असीम शक्ति दे दी थी वक्फ बोर्ड को, और इतना ही नहीं बल्कि हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति भी दे दी थी। वहीं 2013 में मनमोहन सरकार ने वक्फ को निरंकुश बनाने का अधिकार सौंप दिया, यानी किसी का कोई नियंत्रण नहीं, कोर्ट का भी दखल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी दखल नहीं। इस बीच आम लोगों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड भू माफिया की तरह व्यवहार करने लगा है।
किसी की भी ज़मीन को कह देता है कि ये वक्फ की ज़मीन है, उसके बाद वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। आज 60,000 से भी ज़्यादा मुकदमे वक्फ ट्रिब्यूनल के पास हैं। और इन सब के बीच हुआ क्या? भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ा जमीन का मालिक रियल एस्टेट वक्फ बोर्ड बन गया है, जिसके पास 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है तो ये तो देश हित में है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। साथ ही शम्स का आरोप है कि सेटिंग गेटिंग से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सेंधमारी होती है, वारा न्यारा होता है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की बहुत आवश्यकता। सीधे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर खेल मंत्री बयान दे रहे हैं। रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड, स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक
बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। श्री रघुनंदन राव। सीधा प्रसारण लोकसभा से देख रहे थे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जो विनेश फोगाट का वजन विवाद वाला मामला है उस पर बयान दे रहे थे। उन्होंने जानकारी भी दी कि क्या कुछ हुआ है और सरकार ने क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए किया है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। आगे हम इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, उस पर बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो वक्फ बोर्ड संशोधन है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव करने जा रही है। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है तो ये देश हित में है। उन्होंने वक्फ बोर्ड संपत्तियों को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग की। मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, तमाम वक्फ बोर्डों की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उत्तराखंड जहां शादाब शम्स आज इस बात को बोल रहे हैं, आज उनके कार्यकाल की भी इंक्वायरी हो। इसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, इनकी सीबीआई इंक्वायरी होगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में निकल के आएगा। इनके जो अधिकारी हैं, जो मुतवल्ली हैं, मिलके सेटिंग गेटिंग से वक्फ बोर्ड की जमीनों को सेंधमारी करते हैं। हमारी एक मोस्ट अवेटेड डिमांड थी। हम हुकूमत जो वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है हम उसका वेलकम करते हैं। तमाम दरगाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर बिलोंग टू द दरगाह और हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वक्फ के। दरगाहें विक्टिम है एक तरह से इस वक्फ एक्ट के जो हमें परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। तो अच्छी बात है कि लोग स्वागत कर रहे हैं और ख़ासतौर पर जिनका सबसे ज़्यादा स्टेक है ये वक्फ बोर्ड में, जो सबसे बड़े भागीदार हैं, वो लोग भी स्वागत कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। साथ में धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत धनंजय गिरी जी इस चर्चा में। और विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जिस तरह से पारदर्शिता लाने के लिए इस संशोधन की तैयारी है और अब तो इसकी कॉपी भी संसद के सदस्यों को दे दी गई है, हम ये देख रहे हैं कि राजनीति करने वालों ने विरोध तो किए, लेकिन जो इसमें सबसे बड़े भागीदार हैं, अभी उनकी बातें भी हमने सुनवाई, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। उनको इसकी जरूरत महसूस हो रही है। लाल जी देखिए, ये बात अभी एक इमाम साहब बता रहे थे कि ये एक प्रक्रिया है। संसद की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो यही है
कि कानून को जो कभी पहली बार ऐसा तो हुआ नहीं है कि किसी कानून को लेके उसका संशोधन के लिए यहाँ पे कोई बिल लाया जा रहा है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और पार्लियामेंट के प्रोसेस में इसमें आज की चर्चा में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये 2 बिल लाए गए हैं। जो 95 का वक्फ बोर्ड एक्ट है उसको लेके 2 बिल वहाँ रखा गया है, जो लोगों को दिया गया है। बिल को लोग अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं जी। हो सकता है कल या परसों वो टेबल भी हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको लेके जो इतने भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि ये समझने से पड़े है कि 95 एक्ट जो एक इलिट क्लब बना दिया था वक्फ बोर्ड को कुछ लोगों का, यह पहली बार है कि इस देश में इस बात को महसूस किया गया है कि इस देश में ये आधी आबादी वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं थे, महिलाएं को पूरी तरह से इसमें क्यों नहीं रखा गया था। इसमें जो पसमंदा मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसमें बोहरा समाज के लोग हैं, इसमें कई मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं, उसको इस वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं रखा गया था। तो इन सब सारे सवालों को लेके, और सबसे बड़ी बात जो अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का जो बात कह रहे थे, जो करप्शन को लेके कि वो जो एक असीमित अधिकार को लेके ये बात बनी थी वक्फ में, जो हम लोगों ने कल परसों भी चर्चा की थी कि पूरे के गांव जो है वक्फ अपना वो जो एक्ट है उनका 5, उस एक्ट के तहत वो दावा ठोक देते थे जिसकी सुनवाई भी किसी कोर्ट में नहीं है। तो ये लोकतांत्रिक देश में क्या इस तरह के कानून चाहे जिस मकसद से बनाया गया हो, आने वाले समय में अगर उस पर विचार ना हो, उसकी चर्चा ना हो, तो ये माना जाएगा कि ये देश जो है क्या एक इलिट क्लब से चलेगा जिसमें कुछ लोगों के स्वार्थ को लेके और कुछ वोट बैंक की सियासत को लेके आप इस तरह के फैसले किए, इस तरह का एक्ट बनाए और इससे लाखों लोग अभी प्रभावित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। ठीक है विजय जी, आज मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसे वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, आज ये भी नहीं पूछूंगा कि 1995 में क्या किया गया संशोधन के जरिए, और आज ये भी नहीं पूछूंगा कि 2013 में क्या किए और 2014 में क्या की कांग्रेस की सरकार ने। आज सीधा पूछूंगा कि जो संशोधन, जो सुधार के लिए सरकार प्रस्ताव लाई है, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। बेशक। और लोकतांत्रिक देश में किसी के खिलाफ या किसी भी चीज को लेकर कोई कानून लाया जा रहा है तो उन लोगों से पहले बातचीत होनी चाहिए। कांग्रेस केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस बात में विश्वास रखती है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार जो एक बिल लेकर आ रही है, ये जो नए कानून वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लागू होंगे, अगर मुस्लिम समाज को इससे कोई ऐतराज नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को भी इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज ऐतराज करता है और उनकी बातें जायज हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी, उसी तरह लड़ेगी जिस तरह से देश की हर समस्या को लेकर हम लड़ाई लड़ते रहे। जिस तरह के वर्चुअल रेफरेंडम की आप मांग कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल लाने के समय इस तरह से हिंदू समुदाय कोई बात को सुने थे कि हिंदू इसके पक्ष में है कि नहीं? देखिए लालचंद जी, जब मैं आपके अपने परिवार की बात करूंगा और ये बात करूंगा कि उसको लेकर आप डिसीजन करेंगे तो परिवार वालों से पूछेंगे नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं। आप तो आप सिर्फ आप एक समुदाय को परिवार मानते हैं, दूसरे समुदाय को परिवार नहीं मानते हैं क्या? दोनों तो परिवार ही है। देखिए, ये देश सैद्धांतिक तौर पर हिंदुओं का है, इसलिए अगर हम अपने परिवार की बात करते हैं तो हमें उनकी कमी, अच्छाई, बुराई सब मालूम है। देखिए धनंजय जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर जो आप कह रहे हैं ना, आपने जो ये बात कह दी कि सैद्धांतिक तौर पर हिंदुओं का देश है, तो धनंजय जी के चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ। नहीं, वो बेशक मुस्कुराएं, जो सच्चाई है वैसे देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था? हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। ये तो एकदम, ये तो ठोस तथ्य है भाई, बिल्कुल। बड़ी सीधी सी बात है, जो यहाँ मुस्लिम रह गए वो इस आधार पर रहे कि वो हमारे छोटे भाई की तरह रहेंगे, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे और उनको जबरन मुसलमान बनाया गया था। उनकी जड़ें हिंदुस्तान में जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो छोटे भाई की तरह रहना चाहते हैं। तो भाई छोटे भाई के, तो छोटे भाई को तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी डीलर कैसे बना दिया विजय जी? छोटे भाई को तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी डीलर कैसे बना दिया? सुनिए ना, आपने बहुत अच्छी बात कही। सरकार से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, सरकार के पास तमाम तरह की एजेंसियां होती हैं। सरकार अगर उनके ऊपर मोदी जी और उनके साथीगण अगर वक्फ बोर्ड पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार है, बेईमानी है,
तो एक कमेटी बिठा। नहीं, ये सरकार का नहीं, ये तो अंदर से ही आरोप है, ये तो उनके अंदर से ही आरोप है, उनके जो सबसे बड़े भागीदार हैं सूफी काउंसिल, उनका आरोप है ये। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ थाने में आरोप लगाता है तो कानून ये कहता है कि उनके खिलाफ, आपके खिलाफ जांच होगी पहले। तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहले जांच बिठानी चाहिए थी सरकार को, और उस जांच का रिजल्ट देश के सामने रखना चाहिए। और जब बोर्ड जो है, जब बोर्ड पूरा का पूरा गांव घोषित कर दे, 1500 साल पुराने मंदिर को पर दावा ठोक दे, ताजमहल पर दावा ठोक दे, तो पहले उसकी जांच कराएं या पहले उसमें जो कानून में गड़बड़ी है उसको ठीक करें? मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं आप। हाँ, इस तरह के मुद्दों का यही जवाब है कि मुसलमान कब बने और हिंदू कब से है इस देश में। अगर मंदिर है तो हिंदुओं का ही उस पर कब्जा माना जाएगा। यही लाइन अगर कांग्रेस पार्टी ले तो बड़ी स्वागत की बात है। मैं लौटता हूं धनंजय जी, जो वक्फ बोर्ड में कानून में संशोधन की जरूरत है, अब तो उसकी कॉपी भी दे दी गई है। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या जिस तरह से कब्जे की घटना, जिस तरह विवाद की घटनाएं आ रही थी, जिस तरह दावा वक्फ बोर्ड कहीं भी कर देता था, कहीं भी उंगली रख देता था, कहता था ये हमारी जमीन है, उसके बाद उसको कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते, सीधे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में भी, यानी मुद्दई भी वो, अदालत भी उनके, सब कुछ उनका ही था। तो क्या इसी वजह से संशोधन की जरूरत महसूस हुई धनंजय जी? लालचंद जी, लगभग 9 लाख एकड़ में फैला देश का 30 ज्यादा, 9 लाख से ज्यादा, मान के चलिए 9.5 लाख एकड़। हाँ, लगभग 9.5 लाख एकड़ में फैला देश का 30 वक्फ बोर्ड 200 करोड़ की कमाई करता है, और इस 200 करोड़ पर 200 लोगों का कब्जा है। यह पैसा गरीब बच्चों, महिलाओं के उत्थान पर खर्च होने के बजाय कहां खर्च हो रहा है, ये चेक करने की बात है। और किनको खर्च, पालने में खर्च हो रहा है, कहां खर्च हो रहा है, ये चिंता का विषय। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। सारे पैसे देश को तोड़ने वाली ताकतों पर भी खर्च हो रहे हैं। इनमें न खाता ना भाई, जो मुल्ला कहे वही सही। अब ये मुल्ला का मुल्क नहीं है। दूसरी बात, अंग्रेजों ने इनकी कार्यगुजारियों को समझ लिया था। उनके रेगुलेशन के लिए 4 जो कमेटी बनाई थी, उसको वक्फ बोर्ड के जिन्होंने अवैध घोषित किया था। उसके बाद 1913 में वैलिडिटी एक्ट लाके इसको जिंदा किया। और दूसरी बड़ी बात कि वक्फ संविधान को भी धत्ता बता रहा है। वक्फ बोर्ड के सेक्शन 85 के अनुसार बोर्ड के फैसले को उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी चुनौती नहीं दे सकते। 1954 में बदलाव की कोशिश हुई, कांग्रेस ने इसे वापस ले, उल्टे 1995 में इसको और ताकत दी, 2013 में तो इसको असीमित ताकत दे दिया। आप इस देश में देखिए 4 लाख मंदिरों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सरकार वसूल रही है, लेकिन दूसरी तरफ 1 रुपया यहां से नहीं आ रहा है। उल्टे यहाँ के ऊपर खर्चा हो रहा है सरकार का। और कितने पाकिस्तान के नारों को जमीन पर उतारने के लिए इस तरह के इसके भूमाफिया इसमें लगे हुए हैं। दूसरी बात, जो केरल की आप बात कर रहे थे, 1500 साल पुराने मंदिर, तमिलनाडु की बात है, वो तमिलनाडु मामला गया, तमिलनाडु का। जब कोर्ट में मामला गया तो इस्लाम तब तमिल में भी नहीं आया था, तब का वो मंदिर है, और उस पर दावा कर दिया। हरियाणा में दावा कर दिया, सूरत में दावा कर दिया कि बादशाह ने अपनी बेटी को दिया था, ताजमहल पर दावा कर दिया। भाई कहां छोड़ो, कहीं छोड़ने को तैयारी नहीं। अब ऐसे भूमाफियाओं पर नियंत्रण की जरूरत है, और इनके भीतर से भी जो लोग कह रहे हैं, मोदी, गस्सी, जो तमाम जिनमें पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनको भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरी बात जो विजय जी कह रहे हैं, हाँ, महिलाओं को मिलना चाहिए। दूसरी बात जो विजय जी कह रहे हैं, अगर इतनी विजय जी की बात कांग्रेस को समझ में आ जाए तो फिर लफड़ाई खत्म हो। वो तो हमने कहा, सारा तो हमने कहा कि विजय जी वाली लाइन अगर कांग्रेस पार्टी ले ले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ठीक है, लौटता हूं। विनोद जी, जो जिस तरह से कि ये पूरा का पूरा मामला हुआ, अब इसमें संशोधन में क्या कुछ है, ये तो डिटेल हम लोग जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि देखेंगे उसमें क्या क्या संशोधन हो रहा है। लेकिन ये जो असीमित शक्ति दे दी गई बिल्कुल, और ऐसी शक्ति जिसमें कि कोई कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता, इसका मकसद क्या रहा? क्या कुछ लोगों को एक तरह से वोटों का ठेकेदार मान करके और उनसे एक सौदा, एक डील के तहत ऐसा किया गया? विनोद जी देखिए, अब जो विजय जी की बात अभी हम लोग सुन रहे थे, वो सीधी सीधी बात ये है कि ये कांग्रेस पार्टी के सामने में मुश्किल चीज है कि वो इसको किस तरह से प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट इसलिए कि उनके सामने में सीधा है कि वक्फ का जो मामला होता है, अल्लाह का की जो संपत्ति होती है, वो कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो है वो संपत्ति अपने परिवार के लिए जो संपत्ति बनाता है उसका दान करता है जी। ऐसे दान की हुई संपत्ति वक्फ कहलाता है।
लेकिन सवाल ये है कि 95 का जो एक्ट बना, उस एक्ट में वक्फ को ये बात अधिकार जो दान करने वाले से ज्यादा, ये आप सोचिए कि इस 15 सालों में ये वक्फ की जमीन जो दोगुने से ज्यादा कैसे हुई। बिल्कुल, ये बात तो समझ से परे होगा, या विजय जी को भी ये लगने लगा होगा कि इन्हीं के सूरजपुर के पास का वो गांव है जिसमें दूर दूर तक न कोई मुसलमान है ना कोई मस्जिद है, वो गुरुद्वारे वाला गांव के पूरे जमीन का नोटिफिकेशन हो गया वक्फ की जमीन पे। विजय जी की ही कांग्रेस की भी सरकार थी उस समय में। तो सवाल ये है कि ये बात सबको ये समझ में आ रही है, समझ की बात नहीं है, लेकिन अब जब वो इलिट क्लास, जब मैं अब कहता हूं, जब इलिट क्लास में जो ये बना था, ये क्लब बना था, जो धनंजय जी कहते कि 9.5 लाख करोड़ जमीन की संपत्ति जिस वक्त के पास है, उसका रेवेन्यू 200 करोड़ है सिर्फ। तो आखिर ये पैसा जाता कहां से है? ये जो लीकेज है, इसके लिए कोई सरकार तो है। जो सरकार अभी केंद्र में है, उसने अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझी है कि ये इस लूट की छूट जो दी गई थी, ठीक है, जो उसके बाद 2013 में दी गई, 2014 में दी गई, ये जो छूट देने की बात हुई थी, वो इस देश को, इसके संविधान को, इसके लोकतंत्र को धता बता रहा है। बिल्कुल, ये धता बता रहा है। आज जिस बिल में जो बातें आई है, जो 40 संशोधन है, उस संशोधन से एक बार एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, इसकी ट्रांसपेरेंसी फिक्स होगी, और देश का कोई भी नागरिक अगर इससे आहत होता है तो 90 दिन के अंदर में उसको कोर्ट में जाने का, कोर्ट में उसको पिटीशन लगाने का एक मौका मिलेगा, जो उसका एक संवैधानिक अधिकार है, जिसको छीन लिया गया था। हाईलाइट आपने बता ही दी, और भी इसके जो प्रावधान होंगे वो हम आगे बताएंगे। विजय जी, जो इस तरह का कोई और संस्था आपकी नजर में है? मैं ये फिर से आज सवाल पूछ रहा हूं, जिसको कि इतना ज्यादा अधिकार मिला हो। देश में ऐसी कोई संस्था जितना अधिकार वक्फ बोर्ड को है? लालचंद जी, आज भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, मैं भी वही कह रहा हूं। मुद्दा देश का है। ठीक, आज मुद्दा देश का है। हम सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी, इंदिरा गांधी जी को महसूस हुआ कि इस देश में आजादी के बाद भी राजशाही चल रही है, तो उन्होंने राजशाही का अंत इस देश में कर दिया, राजे महाराजों के अधिकार छीन कर। तो भाई, अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है, देश के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड आपको क्या लगता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, कुछ नहीं। हमारा तो सीधा सा कहना है कि सरकार जो कानून लेकर आएगी, अगर मुस्लिमों को उससे ऐतराज है, मुस्लिम समाज को ऐतराज, तो जो लाभार्थी है उनको ऐतराज होगा ही, लेकिन आपने स्वागत भी तो सुना, किस तरह स्वागत कर रहे हैं। धनंजय जी, धनंजय से छोटी सी प्रतिक्रिया। धनंजय जी, ये बिल्कुल साफ है कि संशोधन पर सरकार आगे बढ़ेगी, और जो भी जरूरी संशोधन है उसको सरकार करने जा रही है। बिल्कुल लालचंद जी, जो भी गलत किया जा रहा है उसके समय किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में बहुत झोल है। भाई साहब, विजय जी अपने समय बोला करिए। हाँ, नहीं, वो उन्होंने दे दिया, कॉपी दे दी है, वो कॉपी मिल भी जाएगी, क्या क्या संशोधन है, कुछ बातें विनोद जी ने बता भी दी हैं। हाँ धनंजय जी, पूरी कीजिए बात। लालचंद जी, देखिए, वक्फ बोर्ड में बहुत झोल है। और कांग्रेस को इस देश के मुसलमानों को लेकर के या तो मौन है या लोल रही है शुरू से, और इसी कारण से मुल्क से ऊपर मुसलमानों को रखने का नतीजा है कि आज देश इसको भोग रहा है। आप देखिए, इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी संपदा इनके पास है, और ये देश के कोई विकास के काम में नहीं आ रही है। इसके 1 रुपया देश से काम नहीं आ रहा, बल्कि गरीब मुसलमानों के भी काम में नहीं आ रहा, उम्मीद है मुसलमानों के काम में भी नहीं आ रहा। उम्मीद है कि जो आप संशोधन ला रहे हैं, बन गए हैं जी, जो सरकार संशोधन ला रही है, इसको लगातार ताकत देती गई, लगातार इसकी ताकत को असीमित करती गई। बिल्कुल, वो हमने बैकग्राउंड बताया भी। ऊपर मुसलमान चाहिए था। ठीक है, आज समय की कमी है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इन संशोधनों के जरिए सही फायदा मिल पाएगा, और मुस्लिम तबके के ही गरीब लोगों को सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए, विजय जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि विनेश फोगाट को जो 50 किलोग्राम वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया पेरिस ओलंपिक में, इसके पीछे क्या वजह रही? पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित हो गई हैं। दरअसल आज सुबह विनेश का वजन थोड़ा सा अधिक मिला, करीब 100 ग्राम के आसपास। इसी वजह से उनको अयोग्य करार दे दिया गया है। तो भारतीय पहलवान विनेश के अयोग्य घोषित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं।
प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अपनी ये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आगे लिखा, साथ ही मैं जानता हूं कि आप दृढ़ता का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा और साथ ही प्रधानमंत्री की IOA की अध्यक्षा PT उषा से भी बात करने की खबर है। प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है और सूत्रों के मुताबिक पीएम ने भारत के पास मौजूद विकल्पों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मांगी कि अब क्या कुछ आगे किया जा सकता है। इसको लेकर पीएम ने विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए भी कहा कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वह अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। अगर वहां पर इसका प्रावधान है तो जरूर इसे किया जाए। प्रधानमंत्री ने खासतौर पर यह बात कही। और अब से कुछ देर पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया लोकसभा में जवाब दे चुके हैं, लोकसभा में इस मामले पर वक्तव्य दे चुके हैं। ये जवाब वो दे चुके हैं अब से कुछ देर पहले, केंद्रीय खेल मंत्री। और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह हमारे देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 100 ग्राम तक अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा हुआ और अयोग्य घोषित कर दिया गया। इतनी अच्छी कुश्ती लड़ने और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद भी उन्हें अयोग्य करार दिया गया। ये संजय सिंह ने, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और जब विनेश को अयोग्य घोषित किया गया तो उन्होंने लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप दृढ़ता का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आपसे कुछ ही देर पहले लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान दिया है। आइए पहले उन्हें सुन लेते हैं। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यह बयान लोकसभा में दिया कि क्या कुछ हुआ विनेश के साथ, किस तरह से उनको अयोग्य घोषित किया गया। उन्होंने अपने बयान में आगे चलकर यह बात भी बताई कि खेल मंत्रालय ने क्या कुछ सरकार ने इन ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए किया है। और भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने विनेश फोगाट को उनके कोच, पोषण विशेषज्ञ और फिजियो उपलब्ध कराए हैं। ये सभी खेल गांव में उनके साथ हैं। उनका वजन 2 दिनों तक स्थिर था, लेकिन रातों रात बढ़ गया। इसका कारण पोषण विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा और उनके कोच WFI कानूनी प्रक्रिया देख रहे हैं। PT उषा खेल गांव पहुंच गई हैं। हम चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि IOC और UWW के खिलाफ कैसे विरोध किया जाए। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि इतनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और PT उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे।
वहीं विनेश के ताऊ महावीर सिंह फोगट का कहना है कि पूरे देश को विनेश के साथ जो हुआ उसका दुख है। नियमों के हिसाब से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है। जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में। सिर्फ देखिए जो रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं जो कुश्ती के जो वहाँ जो हुआ है जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। देशवासियों में जो आस उम्मीद थी जो ये डिस्क्वालीफाई होगी, तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास है तो आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है एक दो लड़की और उन पर जो करेंगे जो मेडल लाएंगे। सीधे जुड़ते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सर, सबसे पहले आपसे सीधा सवाल यही कि ये हुआ कैसे और किस वजह से उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा आ गया, और दूसरी बात ये कि जिसको जानने के लिए मुझे लगता है कि करोड़ों लोग, करोड़ों प्रशंसक उत्सुक हैं कि क्या अब आगे कोई गुंजाइश है, इसमें कोई प्रक्रिया है, कोई नियम है कि इसमें किसी तरह रिव्यू किया जाए? देखिए, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने अपील की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपील मानी जाएगी। और जो पहला सवाल आपने पूछा कि ये हुआ कैसे, तो आपको शायद पता हो कि इससे पहले विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन जब 53 किलोग्राम वर्ग में भाग लेने की हरी झंडी दिखा दी गई अंतिम बंगाल को, जो अपना मुकाबला भी हार गई हैं, पहला मुकाबला, तो अंतिम बंगाल को जब उधर 53 किलोग्राम वर्ग में भेजा गया तो विनेश ने अपना वजन कम करना शुरू किया और फिर वो 50 के अंदर आ गई। तो कल जब मुकाबले हुए थे तो उनका वजन बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना ही था। फिलहाल माफी के साथ आपको रोकता हूँ, सीधे पीटी उषा इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे चलते हैं उनको सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रही है। And hence, to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning, we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. Following disqualification as a precautionary measure, Vinesh was administered some intravenous fluids just to prevent dehydration. And typically we get a few blood tests done just to make sure that everything is normal. So this process is going on at the local Olympic hospital here. All of Vinesh's parameters during this weight cut were normal. And throughout this process, she actually felt perfectly normal. Vinesh just interacted with IOA President Dr. Mrs. P.T. Usha and mentioned that although she is physically and medically perfectly normal, she's disappointed that this is her third Olympics and she had to be disqualified. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the contingent remain high. We are sure all Indians will stand with Vinesh and the entire Indian contingent. आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। पीटी उषा जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा हैं और साथ में जो भारतीय कुश्ती के कोच हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विनेश के मामले पर जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।